नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और बहस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित रण संवाद 2025 के दौरान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत की रक्षा क्षमताओं और भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों पर अहम बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और इसमें कई सबक हमें मिले हैं, जिनमें से अधिकांश पर अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र तो है, लेकिन शांतिवादी नहीं। शांति बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सबसे अहम बात यही उन्होंने कही है कि अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने लैटिन उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। जनरल चौहान ने डीआरडीओ के द्वारा विकसित एकीकृत रक्षा प्रणाली और भारत की तरफ से डेवलप किए जा रहे वेपन्स को लेकर भी अपनी बात रखी है। लेकिन जो अहम बात उनकी तरफ से रखी गई वो यही है कि आप अगर भविष्य में शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध की तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही है। हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ, हमारे कई बेगुनाह टूरिस्ट की जान गई। आतंकी हमला था वो, और इसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। तो सीडीएस साहब की बातों का मतलब कैसे निकाला जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ और कर्नल हिमांशी सिंह जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और यूके देवनाथ साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जो बात सीडीएस साहब ने कही कि अगर शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहे, और एक बार फिर से वही बात उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या ऐसी तैयारी कर रहा है भारत, और क्यों बार बार भारत के बड़े आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो उस बात को दोहरा रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा? क्या किसी तरह की आशंका, क्या किसी तरह का खतरा बरकरार है कि पाकिस्तान की तरफ से अब भी कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी हिमाकत की जा सकती है, और क्या यह बात आम लोगों से अभी छुपी हुई है? देखिए, जब भी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ऐसा कोई बयान देते हैं, उसके पीछे मकसद ये होता है कि हमारा जो विदेश नीति है वो अब थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब पहलगाम हमला हुआ, तब से ही विदेश मंत्रालय ने इस तरह की इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे कि भविष्य में अगर किसी भी देश ने, पाकिस्तान ने भी भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की तो भारत उसका कड़ा मुकाबला करेगा, कड़ा जवाब देगा, जो कि हमने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया। अब बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी रुका नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा लगा है, एक पॉज लगा है। तो इस दौरान हमारी जो फौज है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स है, पूरी तरह से ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर है। यानी अभी भी अगर दरकार पड़े तो हम डिफेंसिव कार्रवाई या ऑफेंसिव कार्रवाई महज कुछ घंटे के अंदर ही दे सकते हैं। इसलिए ये एक इंडिकेशन है पाकिस्तान को कि अब भारत एक मजबूत स्थिति पर पहुंच गया है। पाकिस्तान भारत को एक नरम या एक भ्रमित देश समझकर हमारी तरफ टेढ़ी नजरों से ना दिखे। बाकी जहां तक चीन का एंगल है, चीन के साथ लगातार बातचीत हो रही है, और चीन को भी यह हम बताने में कामयाब हो गए हैं कि भारत और चीन का मकसद ये है कि व्यापार करें, वाणिज्य करें, आपस में सहयोग बढ़ाएं। हम एनकरेज करते हैं कि द्विपक्षीय दोनों देशों से ही लोग बड़ी तादाद में एक दूसरे के यहाँ टूरिस्ट बनकर जाएं, बिजनेस वीजा लेकर जाएं। और चीन को भी थोड़ा सा इंडिकेशन हो गया है कि गलवान के बाद भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट को इस तरह से मजबूत कर लिया है कि अब वो भारत में घुसकर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कब्जा नहीं सकता। जी कर्नल हिमांशी, हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका जाते हैं, एक नहीं दो बार जाते हैं, और फिर वहां जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो साहब हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया को हम ले डूबेंगे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अमेरिका ने शायद अपने सबसे कमजोर लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है, और इससे पाकिस्तान के हौसले बढ़ते हैं। और इस बात से यह डर भी बढ़ता है कि क्या पाकिस्तान पहलगाम जैसी कोई हिमाकत एक बार फिर से कर सकता है, और इसीलिए भारत की तरफ से बार बार यह बयान आ रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा।
देखिए, कोई भी युद्ध अचानक से शुरू नहीं होता, उससे पहले बहुत सारे संकेत हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और जैसा देवनाथ सर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ एक कॉमा लगा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है का मतलब ये नहीं है कि अगर गोली थम गई है तो सब कुछ एक जैसा हो गया है, लेकिन अभी देखिए, युद्ध कई स्तरों पे लड़ा जा रहा है, कूटनीतिक स्तर पे लड़ा जा रहा है, आर्थिक स्तर पे लड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं और जिस तरह के वो कैश फ्लोज पाकिस्तान में कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत साफ है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का वरद हस्त है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कहा है कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, वी आर नॉट रेडी टू बिकम अ फाइनेंशियल कॉलोनी ऑफ एनी नेशन विच थिंक्स कि दे आर द मोस्ट प्रोग्रेसिव नेशन, या जो सबसे बड़े विश्व की अर्थव्यवस्था है। तो ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपने बॉर्डर्स को चाक चौबंद और सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है, बल्कि आरबीआई आगे आ रहा है, हमारे सारे इन्वेस्टर्स आगे आ रहे हैं, हमारी कूटनीति इस लेवल की हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री अब एससीओ के लिए बीजिंग जा रहे हैं। तो भारत एक तरीके से ये बार बार न सिर्फ पाकिस्तान को बता रहा है, बल्कि जो भी कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही है उसको भी ये बता रहा है कि भारत सक्षम है हर मोर्चे पे कड़ा मुकाबला करने के लिए। और सिर्फ बता ही नहीं रहा है, जिस तरीके से अब हम अपने मार्केट्स खोल रहे हैं, आरबीआई देखिए उसने जिस तरीके से अब जिस तरह की पॉलिसीज एमएसएमईज के लिए लानी शुरू की हैं, एक्सपोर्टर्स को एक तरीके से भरोसा दिलाया जा रहा है। पीयूष गोयल जी बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं। तो एक ठोस दूरगामी और दूरदर्शिता के साथ में हम अपने आप को पेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये तो आपदा में अवसर है भारत के लिए कि पाकिस्तान चाहे कभी भी, कितनी बार भी, 2 बार क्या, वो बार बार जाए। मैं तो कह रही हूं कि मुन्नी मुरीर वहीं पे अपना घर बना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इतने सक्षम है कि लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमको जरूरत नहीं है कि हम बार बार उनसे जाके अनुनय विनय करें कि आप हमारा ख्याल रखिए, हमें पैकेज दीजिए, बल्कि हमारे को अब उस स्तर पे अपने आप को हम लेके आ गए हैं जहां लोग हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा सम्मान खरीदना चाहते हैं। मेक इन इंडिया का डंका बोल रहा है। और भारतीय सेना की तो बात ही क्या, ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी है। अगर हमारे सीडीएस कोई बयान देते हैं तो बहुत ही तथ्य के साथ में, बहुत ही आंकड़ों के साथ में इस तरह का उनका बयान आता है। और हमारी तीनों सेनाएं सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान को नभ थल जल तीनों जगह से घेर के हर बार मात देती हैं। लेकिन ये वो एक शरारती बच्चा होता है ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करता है, चाहे मम्मी 2 चांटे कभी भी लगा दे, तो पाकिस्तान को बार बार उन चांटों की जरूरत पड़ती है और जो हम लगाने में बहुत ही काबिल हैं। ओवर टू यू। यूके देवनाथ साहब, जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया, जो आशंका की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि क्या कोई ऐसी आशंका है जो आम लोगों के सामने अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आर्मी उस खतरे को बहुत अच्छे से भांप पा रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी कोई हिमाकत करता नहीं है। हमने देखा पुलवामा के बाद एक लंबा वक्त लगा, तब जाकर पहलगाम हुआ था। लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तान के जब अमेरिका जाते हैं और उनका हौसला जैसे डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हैं, इस बात से कहीं यह डर बढ़ता है। एक तरफ अमेरिका भारत से नाराज है क्योंकि आप रूस से तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, फिर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला लेते हैं, वहां पर ऑयल ढूंढने के लिए उनकी मदद करने लग जाते हैं। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान, जो कि भारत का दुश्मन है, आज उसके साथ चीन भी खड़ा हो गया है, अमेरिका भी खड़ा हो गया है। क्या यह भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है? और ऐसी स्थिति में भारत को करना क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो भारत को फिलहाल थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की कोशिश दुनिया के काफी देशों के साथ की है। उसने अपने इमीडिएट जो पड़ोसी हैं, कनाडा को, मैक्सिको को, उनको भी नहीं छोड़ा। भारत के लिए ये जो मौका है वो इस तरह से आगे खुल जाता है, हमारे लिए एडिशनल रास्ते खुल रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसका दोबारा से आकलन करें। क्या भारत को इस तरह से खुलेआम अमेरिका को मौका देना चाहिए हमें दबाने का? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने बार बार ये इंगित किया है कि अभी हम हर चीज पर अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया।
मोदी जी ने संसद में कह दिया कि किसी भी दूसरे देश का कोई रोल नहीं था। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार कहा कि भारत F-35 ले ले, लेकिन भारत ने अभी तक F-35 पर कोई रुचि नहीं दिखाई। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अब दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल ना ले। इसके जवाब में श्री एस जयशंकर जी ने बार बार ये कहा है कि भारत वही कार्रवाई करेगा जो कि भारत के हित में हो। और आज तो क्लियर स्टेटमेंट आ गया है, और भी क्लियर, कि भारत कच्चा तेल वहीं से खरीदेगा जहां से हमें सस्ते में मिलेगा। तो अगर आप देखें, रूस से जो हम तेल लेते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं, वो हमें पश्चिम एशिया का जो कच्चे तेल का जो मापदंड होता है, ब्रेंट क्रूड बास्केट, उसके तुलना में सस्ता मिल रहा है हमें। इसी तरह से हम रूस से जो कच्चा तेल लाते हैं, अमेरिका का जो इंडेक्स है कच्चे तेल का, WTI इंडेक्स, उसके तुलना में हमें सस्ता मिल रहा है। तो हम तेल वहीं से लेंगे जहां से हमें एक अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का कच्चा तेल सस्ते में मिलेगा। एक और चीज है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमें रूस से थोड़ा दूर खींच ले। अमेरिका को अभी फिलहाल क्या डर है? अमेरिका चाहता था कि भारत जैसे आस्ते आस्ते अमेरिका के साथ बैठ रहा है, हमने उनसे C-130 खरीद लिए एयरफोर्स के लिए, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है, हमने अमेरिका से C-17 विमान खरीद लिए, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट विमान है, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से खरीद लिए, नेवी के लिए हमने एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर सिरकोस्की खरीद लिया अमेरिका से, नेवी के लिए हमने P-8I टोही विमान भी अमेरिका से खरीद लिया, आर्मी के लिए भी हमने M777 तोपे खरीद ली। अब इंडियन आर्मी के लिए हम अमेरिका से स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि ऐसा ना हो कि भारत रूस से सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान खरीद ले, बहुत बड़ा डील है। तो इसलिए वो बार बार दबाव डाल रहे हैं कि हम F-35 खरीद लें। देखिए, ट्रंप जो है 50% खुश तो इसी से हो जाएंगे अगर भारत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली या पर्दे के पीछे से हम एक स्टेटमेंट इशू कर दे कि हाँ ट्रंप साहब, आपने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर कराया। उनकी आधी जो ईगोइस्टिक हेकड़ी है इससे निकल जाएगी। बाकी भारत अगर थोड़ा सा इंडिकेशन दे दे कि ठीक है, रूस से हम कच्चा तेल नहीं मंगाएंगे या रूस से कच्चा तेल मंगाना कम कर देंगे, तो अमेरिका की रही सही जो भारत के प्रति जो वैमनस्य का भाव है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? देखिए, हम भी फिलहाल अमेरिका को सीधे हाथ टक्कर नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा ये मुद्दा सुलझ जाए। नहीं तो ऐसा क्या है, अमेरिका को भारत की ज्यादा दरकार है, अमेरिका को पाकिस्तान की जिस तरह से दरकार है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पर नजर रखने के लिए, अफगानिस्तान और ईरान पर नजर रखने के लिए, उसी तरह से अमेरिका को भारत की दरकार है चीन पर नजर रखने के लिए, चीन के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने के लिए। हम हमेशा कह सकते हैं अमेरिका को कि हम क्वाड के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ये नहीं कहना कि हम क्वाड को कैंसिल कर दे रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है, क्वाड है छोटी सी चीज है। अगली साल ट्रंप आ रहे हैं भारत में, तो ठीक है, ट्रंप के लिए हम जो रेड कारपेट बिछाएंगे उसका रंग थोड़ा सा फीका कर देंगे, तो हम अमेरिका को दे सकते हैं। देखिए, अमेरिका के साथ डिफेंस के इतने बड़े बड़े हमने प्रोटोकॉल साइन किए हैं, लेमुआ साइन किया है, कॉमेकासा साइन किया है, बेका एग्रीमेंट साइन किया है। इन सब एग्रीमेंट्स को हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ कॉमा लगाना है। जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो अमेरिका समझ जाएगा कि भारत जो है मजबूत इरादे से अमेरिका की तरफ देख रहा है। हम अमेरिका के बराबर हैं, उनके छुटभैया नहीं हैं। जी कर्नल हिमांशी, जब पहलगाम हुआ तो बहुत से लोगों ने आशंका जाहिर की और तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज आती हैं, आप जानती हैं। और एक बात कही गई कि दुनिया में कोई भी ऐसी सुपर पावर नहीं है जो चाहेगी कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़े, चाहे उसकी जीडीपी तेजी से बढ़े, उसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़े, या वो अपने दम पर किसी युद्ध को लड़ने की ताकत रखता हो। सुपर पावर यही चाहते हैं कि वही सुपर पावर रहे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो। और इसीलिए ये सुपर पावर चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक बर्बाद देश भारत के साथ हमेशा उलझा रहे,
ताकि आप अपनी जीडीपी और इकोनॉमी को बढ़ाने के बजाय आप वेपन खरीदने पर पैसा खर्च करें, आप आर्मी पर पैसा खर्च करें। और जब आपका पैसा बड़े पैमाने पर यही खर्च होता रहेगा तो आप सुपर पावर बनने की दिशा में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इंडस्ट्री लगाने में, निवेश लाने में आप इसके बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। आपका पैसा बड़े पैमाने पर खर्च होता रहेगा। और इसी वजह से बार बार हम यह आशंका जाहिर करते हैं कि जितना तेजी से भारत आगे बढ़ेगा उतनी बार पाकिस्तान को पैसा दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी, वेपन दिए जाएंगे कि साहब आप इन्हें इस फ्रंट पर उलझा कर रखें। क्या यह आशंका अब और मजबूत हो गई है? पहले तो सिर्फ चाइना से थी, अब अमेरिका से भी खुलकर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं ये सवाल बहुत ही गूढ़ है और इसका मैं बहुत विश्लेषण आपको बताऊं तो देखिए, पहली बात तो जब भारत और पाकिस्तान तो हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ है, मैं साथ में कहना गलत होगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी कहाँ है और उनकी इकोनॉमी कहाँ है। आज हम देखिए, बायर नेवी से बिल्डर नेवी हो गए हैं। हम जहाज अब अपने देश में बना रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं। तो भारत जो है जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया जिस तरीके से लगातार कमाल दिखा रहा है, हमारे तो इसरो रोज के रोज एक नए परीक्षण कर रहा है। नासा क्या चांद पे बैठा हुआ है, हम खुद चांद पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का चांद कहाँ है? सिर्फ उनको ईद में दिखाई देता है। पाकिस्तान है कहाँ? तो पाकिस्तान को इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि भारत को उलझा के रखे, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की उन्नति हो रही है, देखिए पहले फैमिन हम सुनते थे कि अकाल आ गया, लोग भूखे मर रहे हैं। आज कहाँ है वो भूखमरी? आज हमारे देश में इतना अन्न है कि हम जो है उसको निर्यात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो चीनी और गेहूं तक इंपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली भारत जिस तरीके से उभर रहा है वो बहुत खटकता है। देखिए, अगर हमारे घर के बगल में कोई हमारे घर से खूबसूरत घर बना ले तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो वही तकलीफ दुनिया को हो रही है, क्योंकि भारत जिस हिसाब से उसका मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका इंटरनल टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रुपया बार बार देखिए, तो अब हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि हम अपने आप को बहुत सारे महीनों तक लगातार चला सकते हैं। और इतने दबाव के बावजूद भी हमारी रिफाइनरीज रशिया से तेल लेके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जितना भी छद्म है ये इसलिए रचा जाता है कि भारत जो इतनी तरक्की कर रहा है, पिछले 10 सालों में तो हमने डिफेंस का इतना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस हम लखनऊ में बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सशक्त होते हैं तो वो आपकी ताकत हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर अब जो है बॉर्डर्स की बजाय बाजार में लड़े जा रहे हैं। जिसका रुपया मजबूत होगा, जिसकी करेंसी मजबूत होगी, वो विश्व ताकत बनेगा। और इसीलिए तो मैं कह रही हूं, आपको पाकिस्तान की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। वो भिखारी हैं, उनको सिर्फ भीख दो। आपको चाइना के साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए रादर देन कंपीटिंग। चाइना को अपना एली बनाइए और उनके साथ बिजनेस कीजिए, क्योंकि एक किताब बहुत 100 साल पहले बर्टन रॉसल ने लिखी थी और उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि आगे आने वाले 100 वर्षों में चाइना इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर। और यही रीजन है, देखिए अमेरिका ने टैरिफ उनके ऊपर स्थगित कर दिए, वो नवंबर के बाद उनके ऊपर लागू होंगे, लेकिन क्योंकि वो हमको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ इमीडिएटली लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते रूस से भी कमजोर हो, हमारे रिश्ते चाइना से भी कमजोर हो और हम इस टैरिफ वॉर में उलझ जाए। लेकिन भारत की तरफ से जितने संयमित बयान आ रहे हैं और जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, तो हम बहुत क्लियर हैं कि पाकिस्तान के साथ हम उलझेंगे उतना ही जितना हमें जरूरत है, क्योंकि हमने ये 3 दिन में वॉर खत्म करके हमने कहा भाई नमस्ते, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर है, हम विजन के साथ काम करते हैं। और ये विजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ है। उस यूथ को प्रोडक्टिव कामों में लगा के अपने देश को आर्थिक तौर पे, अपने देश को कूटनीतिक तौर पे, अपने देश को सुरक्षा के क्षेत्र में लेकिन अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे बड़ी बाधा देवनाथ साहब आएगी कल से, जब 50% टैरिफ हम पर लागू हो जाएगा। एक तरफ तो हम अपने आप को इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि साहब इन्हें इतने दबाव में डाल दिया जाए कि ये वहां से भी उबर ना पाए। और ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ जंग हो गई तो आप सोचिए कि ये कैसी दोहरी मार होगी। अब आप 50% टैरिफ से लड़ने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढें या फिर आप पाकिस्तान से निपटने के लिए रास्ता ढूंढें, आप क्या करेंगे? फंसा दिया गया है ना आपको। देखिए, जहां तक ये 50% टैरिफ है, आप बहुत जल्दी देखेंगे भारत सरकार द्विपक्षीय वार्तालाप करेगी अमेरिका की सरकार के साथ
और एक मिडिल पाथ, मध्य पथ बहुत जल्दी ही हल निकल जाएगा। और आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि ठीक है, हम भारत पर ये 50% टैरिफ लगाना थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे। ऐसा उन्होंने दुनिया के काफी देशों के साथ किया है। लेकिन ये अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लें, फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर नहीं लगाया गया है, वो एक्सपोर्ट पहले की तरह ही चलते रहेंगे। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, गुड़गांव में, हैदराबाद और बेंगलोर में जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैक एंड कंपनीज हैं, वो सब पहले की तरह से ही चलती रहेंगी। जो ऑटो स्पेयर्स हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने यहाँ पर दूसरी मशीनें बना रहे हैं, जैसे भारत से ऑटो स्पेयर गया या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर गया, जो कि अमेरिका की प्रोडक्शन लाइन में उनकी गाड़ियों में लग रहा है, कारों में लग रहा है, ट्रकों में लग रहा है, उन सब पर ये टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो ऐसे भी देखिए, भारत का एक्सपोर्ट हर साल करीबन $800 बिलियन होता है। उससे अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं हर साल करीबन $80 बिलियन। तो अमेरिका का एक्चुअल जो प्रतिनिधित्व है हमारे टोटल एक्सपोर्ट में, वो महज 9.5% है, यानी 10% से भी कम। तो इतना एक्सपोर्ट ठीक है। शुरुआती दौर में हमारे जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, चमड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल है, उन पर कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हम बहुत जल्दी ही इन्हीं आइटम्स को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, कर देंगे यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, लैटिन अमेरिका की तरफ, रूस की तरफ। भारत सरकार ने भी जो सब इंडस्ट्री और उद्यमी जिनको इस एक्सपोर्ट टैरिफ से परेशानी होगी, उनको मदद करने के लिए भारत सरकार ने भारत सरकार मदद के लिए तैयार है। लेकिन जो चर्चा हमारी आज की थी वो ये कि क्या इस तरह के एक और युद्ध के लिए हमें तैयार होना होगा, और अगर शांति चाहिए तो जैसे सीडीएस साहब कह रहे हैं कि युद्ध के लिए आप तैयार रहे तभी आप शांति ला सकते हैं। ऐसी तैयारी भारत को रखनी होगी। आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतने की इजाजत देता है, छोटा सा ब्रेक।